हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ड्रिलर पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजीसी नेट की पेपर वन जो है पेपर वन 2012 की जून सेशन की जो पेपर एनालिसिस हम करेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो हमारी इस टाइम की जो यूजीसी नेट की पेपर बनेगा, इस पेपर में जो प्रीवियस ईयर पेपर से फ्रेंड्स, उन सब पेपर से कुछ क्वेश्चन रिटर्न हो सकते हैं या थोड़ा अदल बदल होके क्वेश्चंस को की जा सकती है। सो क्या होगा इसके बारे में, कैसा क्वेश्चन बन सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सिर्फ उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पे स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं आपकी हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो जैसा हो सकता है इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। और मेरा काफी जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं इस एजुकेशन सब्जेक्ट के साथ यूजीसी नेट क्वालिफाइड एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो प्लीज चलते हैं क्लास में। आज की क्लास में क्या कुछ इम्पोर्टेंट है उसे हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के तरफ पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ देखिए स्क्रीन पे। Video conferencing can be classified as one of the following types. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है ये किस टाइप में आ जाता है, कम्युनिकेशन की किस टाइप में आता है। पहला जो ए ऑप्शन है इसमें विजुअल वन वे कहते हैं, और बी ऑप्शन में है ऑडियो विजुअल वन वे, सी ऑप्शन क्या है ऑडियो विजुअल टू वे, और डी ऑप्शन में है विजुअल टू वे की बात है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, जो यहाँ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होते हैं ये क्या होते हैं दोस्तों। यहाँ जो ऑप्शन है यहाँ से ऑडियो विजुअल टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है दोस्तों, ऑडियो विजुअल टू वे होता है, क्योंकि यहाँ विजुअल वन वे नहीं होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के देख सकते हैं ऑन स्क्रीन और बात कर सकते हैं। विजुअल वन वे नहीं होते, ऑडियो विजुअल वन वे नहीं होते, ऑडियो विजुअल टू वे होते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एमसी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इज लोकेटेड एट। एमसी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन इज लोकेटेड, ये कौन से जगह पे है। एमसी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। सो यहाँ देखिए ऑप्शन में क्या है, लखनऊ, नंबर बी में है भोपाल, और सी में चेन्नई की बात होती है, और डी में मुंबई की बात होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, जो एमसी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन जो है ये भोपाल में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भोपाल में स्थित है, भोपाल इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ऑल इंडिया रेडियो AIR फॉर ब्रॉडकास्टिंग वाज नेम्ड इन द ईयर। तो ऑल इंडिया रेडियो जो है ये कब से अपनी ब्रॉडकास्टिंग शुरू की है। ठीक है फ्रेंड्स, ए ऑप्शन में है 1926 के बाद, बी ऑप्शन में 1936 के बाद होती है, सी ऑप्शन में 1946, और यहाँ देखिए फ्रेंड्स डी ऑप्शन जो है ये यहाँ 1956 की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो AR जो है AIR ये अपने जो ब्रॉडकास्टिंग है फ्रेंड्स ये 1936 से शुरू की है। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो 1936 से आपकी जो ब्रॉडकास्टिंग जो वर्क है वो शुरू की है। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर 4 में। इन इंडिया फॉर ब्रॉडकास्टिंग टीवी प्रोग्राम्स व्हिच सिस्टम इज फॉलोड। इंडिया में जो टीवी प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं इसके लिए कौन सा सिस्टम को फॉलो की जाती है। पहला ए ऑप्शन में क्या है, देखिए फ्रेंड्स ए ऑप्शन में NTC की बात करते हैं, NTC, बी ऑप्शन पॉल की बात करते हैं PAL, और सी ऑप्शन NTSC की बात करते हैं, डी ऑप्शन केम की बात करते हैं, ACCAM की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि ऑप्शन जो है
इन इंडिया फॉर ब्रॉडकास्टिंग टीवी प्रोग्राम्स, यहाँ जो सिस्टम है ये PAL सिस्टम, पॉल सिस्टम को फॉलो की जाती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नंबर 5 में। द टर्म DABP स्टैंड फॉर, DABP ये जो है ये टर्म की जो फुल फॉर्म क्या हो सकते हैं, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये ऑप्शन में क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड वोकल पब्लिसिटी की बात करते हैं। बी ऑप्शन में दोस्तों देखिए डिवीजन ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी की बात करते हैं। और सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन में डिपार्टमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी की बात करते हो। और डी ऑप्शन में है डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी की बात करते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ जो सही आंसर है, द टर्म DABP स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, ये आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। द टर्म TRP is associated with TV shows stands for, TRP की बात है, ये आप सबको मालूम है। TRP की बात काफी न्यूज़ेस में भी आया था कुछ दिन पहले। तो यहाँ ए ऑप्शन क्या है, टोटल रेटिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन में क्या है, टाइम रेटिंग पॉइंट्स की बात करते हैं। सी ऑप्शन में थीमेटिक रेटिंग पॉइंट की बात करते हैं। और डी ऑप्शन जो है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, तो इसके जो सही आंसर है ये टेलीविजन रेटिंग पॉइंट की बात करते हैं। सो TRP एसोसिएट विद टीवी शो स्टैंड्स फॉर टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ जो है 7 नंबर जो है, जो ये नंबर सीरीज का, इन सब क्वेश्चन को अब हम नहीं लेंगे। इसके लिए हम सेपरेट क्लासेस, जो अलग क्लासेस लेंगे, इसमें हम इन सब को डिस्कस करेंगे। जो रीजनिंग टाइप का है, जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड टाइप का जो क्वेश्चंस है, और कॉम्प्रिहेंशन जो है, इसके लिए हम अलग क्लासेस कंडक्ट करेंगे। आप उस क्लास की फायदा भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप बात करते हैं जो ठीक है, चलते हैं नंबर 10 क्वेश्चन पे। 10 क्वेश्चन पे, द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज पे, जो क्लासिफिकेशन के द्वारा इसे क्लासिफाइड की गई है, इसे फाइंड आउट करना। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑथर ऑफ गॉर्डन, बुक ऑफ माई लाइब्रेरी, बुक्स ऑफ माई लाइब्रेरी, ब्लू थिंग्स एंड स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड। ये जो है फ्रेंड्स, ये किनके साथ जुड़े हुए हैं, ये बात हम देखेंगे। पे ऑप्शन ए में क्या है, कॉमन नेम्स की बात करते हैं, प्रॉपर नेम्स की बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव फ्रेजेस की बात करते हैं, और इंडेफिनिट डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ जो फ्रेंड्स देखिए, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑथर ऑफ गॉर्डन, बुक्स ऑफ माई लाइब्रेरी, ब्लू थिंग्स एंड स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड, ये जो बात है किसी चीज की डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑथर्स ऑफ गॉर्डन, ये जो है ना, ये फ्रेंड्स देखिए, ये क्या है, किसी चीज का डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। सो ये डिस्क्रिप्टिव फ्रेज में आ जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 11 नंबर क्वेश्चन। द expression nothing is larger than, the expression nothing is larger than itself in the relation is larger than is, ये जो larger than कहते हैं, ये से बड़ा जो है, ये जो larger than है, ये क्या है, ऑप्शन ए में दी गई है एंटी साइमेट्रिक और साइमेट्रिकल और इंस्ट्रक्टिव और इरिफ्लेक्सिव। यहाँ ऑप्शन आंसर क्या होगा, उसे हम फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इन द एक्सप्रेशन नथिंग इज लार्जर देन इटसेल्फ, इज लार्जर देन जो वर्ड है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। यहाँ ये आंसर बनेगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन और रीजनिंग की बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं। पहला जो है ए में असर्शन की बात होती है, देयर आर मोर लॉज
on the books today than ever before. There are more laws on books. जो आईनी जो किताब है ये पहले से बहुत ज्यादा अब हो गया, एंड more crimes being committed than ever before. और क्या है, जितना आयन की किताब की संख्या ज्यादा हो गया इतना क्राइम्स भी ज्यादा हो गया, ये कहते हैं यहाँ। तो रीजन में क्या कहते हैं देखिए, बिकॉज टू रिड्यूस क्राइम वी मस्ट एलिमिनेट द लॉज। हम क्या करना चाहिए, अगर हम जो क्राइम्स को रिड्यूस करना चाहते हैं तो क्या करना है, वी मस्ट एलिमिनेट द लॉज। जितना लॉज है ना फ्रेंड्स, इस लॉज को हम एलिमिनेट करना, क्योंकि लॉज कम होता है तो क्राइम कम हो जाते हैं, ऐसे मानना है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द बिलो। तो ए ऑप्शन में क्या है, ए इज ट्रू, आर इज डाउटफुल एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है ये ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं यहाँ कहते हैं। तो क्या है देखिए, फिर एक बार मैं ए ऑप्शन पढ़ता हूँ, ए इज ट्रू, ए कहते हैं ट्रू, और आर जो है इसे डाउटफुल में रखा गया है, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये कहते हैं। और बी ऑप्शन में क्या है, ए इज फॉल्स, पहला वाला जो है ये फॉल्स कहते हैं, आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर सही है, आर क्या है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये से कहते हैं। सी ऑप्शन क्या है, ए इज डाउटफुल कहते हैं सी ऑप्शन में, और आर इज डाउटफुल एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है सी ऑप्शन के द्वारा कहते हैं। ये क्या है, ए और आर दोनों डाउटफुल है, ये तो आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है दोस्तों, इसमें कहा जाता है। डी ऑप्शन जो है इसमें मार्क किया है, ए इज डाउटफुल, ए को डाउटफुल माना गया है, और आर इज ट्रू, आर को ट्रू माना गया है, और आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसके अनुसार आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, हम जो समझते हैं यहाँ जो सही आंसर कैसे होगा देखिए, देयर आर मोर लॉज ऑन द बुक्स टुडे देन एवर बिफोर। अब जो लॉज है ये पहले से बहुत ज्यादा है, एंड मोर क्राइम्स बीइंग कमिटेड देन एवर बिफोर। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि जितने दिन आते हैं ना, इसके जो लॉज की जो कमियां है किसी भी चीज का, उनके बारे में न्यू लॉज फॉर्म होते हैं, और जो है लॉज की डेफिनेशंस होते हैं, डिस्क्रिप्शन से सेक्शंस होते हैं, क्या है ये सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। सो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो आर देखिए फ्रेंड्स, बिकॉज ऑफ द रिड्यूस क्राइम, बिकॉज टू रिड्यूस क्राइम वी मस्ट एलिमिनेट। क्राइम को कम करने के लिए क्या है, लॉस को रिड्यूस करना चाहिए। ये जो बात है, ये बात हम एक सहमत हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, ये डाउटफुल होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो आंसर बनेगा, सबसे सुंदर आंसर जो बन सकता है, ये क्या है देखिए, ए इज ट्रू। ए इज क्या है, ए इज ट्रू असर्शन जो दी गई है ये ट्रू है, और आर इज डाउटफुल, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये लॉजिक से क्वेश्चन बना है, क्या है 39। इफ द प्रपोजिशन ऑल मैन आर नॉट मॉर्टल, अगर ये ऑल मैन आर नॉट मॉर्टल, ये ओ प्रपोजिशन है फ्रेंड्स, ओ प्रपोजिशन ऑल मैन आर नॉट मॉर्टल, ये अगर ट्रू होता है, वो अगर ट्रू होता है, देन which of the following inferences is correct, then इससे कौन सा कौन कौन जो इन्फ्रेंसेस है ये करेक्ट हो सकता है। ठीक है, इससे फाइंड आउट करने की बात करते हैं। यहाँ जो सुबह हम प्रपोजिशन को देखेंगे तो क्या है दोस्तों, इससे ध्यान रखना है, जो है इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के जो है इसे हम ध्यान में रखते हैं, टर्म्स को ध्यान में रखते हैं, मेजर टर्म्स और माइनर टर्म्स क्या है इसे ध्यान में रखते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ऑल मेन आर मॉर्टल इज ट्रू,
ये देखते हैं फ्रेंड्स, ऑल मेन आर नॉट मॉर्टल अगर सही है, कोई भी आदमी मॉर्टल नॉट मॉर्टल मॉर्टल नहीं होते हैं, कोई भी आदमी मॉर्टल नहीं होते, ये अगर सही होता है तो ये क्या है, ऑल मेन आर मॉर्टल इज ट्रू। ये जो है ये ऑल मैन इज मॉर्टल ये ट्रू नहीं हो सकता है। अब देखिए सम मेन आर मॉर्टल, कुछ कुछ लोग क्या है मॉर्टल हो सकते, कुछ कुछ लोग मर सकते हैं, ये फॉल्स जो है ये सही होगा। कुछ कुछ लोग मर सकता है क्योंकि यहाँ ऑल मेन आर नॉट मॉर्टल, यानी कुछ लोग तो मर सकता है, ये इनडायरेक्टली इसे स्वीकार करते हैं, ये सही है। सो आप भी बात करते हैं 3 की, नो मेन आर मॉर्टल इज डाउटफुल। नो मेन आर मॉर्टल, कोई भी लोग मॉर्टल नहीं है, ये डाउटफुल होता है, ये भी सही होता है। सो ऑल मेन आर मॉर्टल ये फॉल्स होता है, क्योंकि सम मेन आर नॉट मॉर्टल अगर सही है तो ऑल मेन आर मॉर्टल ये फॉल्स हो जाएगा। सो क्या होगा आंसर फ्रेंड्स, यहाँ जो है बी ऑप्शन है ना फ्रेंड्स, बी ऑप्शन ये सही आंसर निकल के आया इधर। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन। Abortion means the ruthless murdering of innocent beings। ये जो डेफिनेशन है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किस टाइप की डेफिनेशन है। एबॉर्शन को अगर एबॉर्शन किया जाता है, इसे रूथलेस मर्डर ऑफ इनोसेंट बीइंग, इसको जो मर्डर के शामिल किया गया है, तो ये कौन सा टाइप की डेफिनेशन है। ऑप्शन ए में लेक्सिकल डेफिनेशन की बात करते हैं, बी में पार्सुएसिव डेफिनेशन की बात करते हैं, और सी में स्टिपुलेटिव डेफिनेशन की बात करते हैं, डी में थ्योरेटिकल डेफिनेशन की बात करते हैं। यहाँ जो डेफिनेशन है ये फ्रेंड्स पार्सुएसिव डेफिनेशन में आ जाता है। पार्सुएसिव डेफिनेशन में ये आता है फ्रेंड्स, ये पार्सुएसिव डेफिनेशन करेक्ट आंसर है। बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15 नंबर की है। 15 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्गुमेंट। नीचे चार ऑप्शन दी गई है, यहाँ से आर्गुमेंट कौन सा सेंटेंस जो है ये आर्गुमेंट नहीं है, उसे फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन दी गई है ए में क्या कहते हैं, Devadatta does not eat in the day, so he must be eat at night। देवदत्त किसी एक आदमी का नाम है जो डजंट ईट इन डे, वो दिन में नहीं खाते हैं। सो क्या है, ही ईट मस्ट बी ईटिंग एट नाइट, सो ये रात में जरूर खाते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये है एक आर्गुमेंट के तौर पे रखा है, ये इज नॉट एन आर्गुमेंट। कौन सा स्टेटमेंट आर्गुमेंट नहीं, ये आर्गुमेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि वो अगर दिन में नहीं खाते जीने के लिए तो उसके खाने पड़ेंगे, तो वो रात में खाते हैं शायद। और बी ऑप्शन में देखिए, इफ देवदत्त इज ग्रोइंग फैट एंड इफ he didn't eat during the day, he will be eating at night। तो देवदत्त जो है ये क्या है, दिन ब दिन वो फैटी होता जा रहा है, एंड वो जो है वो दिन में नहीं खाते हैं। सो क्या है, इस वो रात में बहुत सारे खाते हैं शायद। ये जो बात कहते हैं ये क्या है, ये आर्गुमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर दिन में नहीं खाते हैं और फैटी हो जाते हैं, उसके साथ रात में खाने का कोई लॉजिक नहीं है। और सी ऑप्शन में देखिए फ्रेंड्स, देवदत्त ईट्स इन द नाइट सो ही डजंट ईट ड्यूरिंग द डे। इसमें कहा जाता है सिंपल से सेंटेंस में, जो देवदत्त ईट्स इन द नाइट, सो ये क्या है, देवदत्त रात में खाते हैं, इसीलिए वो दिन में नहीं खाते हैं। ये भी एक आर्गुमेंट है। और डी ऑप्शन क्या है, सिंस देवदत्त डिडंट ईट इन द डे,
देवदत्त दिन में नहीं खाते इसलिए ही मस्ट ईटिंग इन द नाइट, सो ये रात में खाते, ये भी एक आर्गुमेंट है। आप बात करते हैं, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबकी एग्जाम के लिए, जो वेन डायग्राम से जुड़े हुए हैं, इसे बात करते हैं। वेन डायग्राम इज ए काइंड ऑफ डायग्राम टू, वेन डायग्राम किसके लिए है, किस काम के लिए है? ऑप्शन ए में क्या है, प्रेजेंट एंड एसेस द वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री इन्फरेंसेस ऑफ सिलोजिस्टिक फॉर्म। तो वेन डायग्राम जो है ये प्रेजेंट एंड एसेस करना किसकी, वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री इन्फरेंस की जो वैलिडिटी उसे फाइंड आउट करने के लिए इससे वेन डायग्राम को की जाती है, ये पहला ऑप्शन कहते हैं ए ऑप्शन। और बी ऑप्शन में जो है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन में आप देखिए रिप्रेजेंट्स बट नॉट एसेस द वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री इन्फ्लुएंसेस ऑफ चाइल्डिस्टिक फॉर्म। जो वेन डायग्राम में ये रिप्रेजेंट करता है किसी चीज को, लेकिन इस वैलिडिटी एलिमेंट्री इन्फरेंस जो है ये नहीं निकल के आते हैं, ये ऑप्शन बी का कहना है। और सी ऑप्शन की क्या कहना है, देखिए रिप्रेजेंट एंड एसेस द ट्रूथ ऑफ एलिमेंट्री इन्फ्लुएंस ऑफ सिलोजिस्टिक फॉर्म। यहाँ सी ऑप्शन कहते हैं कि रिप्रेजेंट करता है वेन डायग्राम एंड एसेस द ट्रूथ ऑफ एलिमेंट्री एसेस में इन्फरेंस जो है होते हैं, इसके ट्रूथ भी इसमें निकाल के आते हैं। और डी ऑप्शन कहते हैं फ्रेंड्स, देखिए एस बट नॉट रिप्रेजेंट द ट्रूथ ऑफ एलिमेंट्री इन्फरेंस ऑफ सिलोजिस्टिक फॉर्म। ये जो है ये एसेस बट नॉट रिप्रेजेंट, जो वेन डायग्राम एसेस होते हैं लेकिन इसके द्वारा ट्रूथ ऑफ एलिमेंट्री इन्फरेंस ये नहीं निकल के आते हैं किसी सिलोजिस्टिक फॉर्म का। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर क्या होगा, देखिए इसमें 16 नंबर जो है इसके सही आंसर क्या होगा। वेन डायग्राम इज ए काइंड ऑफ डायग्राम टू, ये जो वेन डायग्राम है किसके लिए, रिप्रेजेंट एंड एसेस द वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री इन्फरेंसेस ऑफ सिलोजिस्टिक फॉर्म। ये किसके लिए, रिप्रेजेंट एंड एसेस द वैलिडिटी, रिप्रेजेंट करता है वेन डायग्राम, उसके साथ साथ क्या है वैलिडिटी, एसेस जो वैलिडिटी है या नहीं है एलिमेंट्री इन्फरेंस ऑफ सिलोजिस्टिक फॉर्म, इसे ये डिटरमाइन करता है। दोस्तों चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर 17 क्वेश्चन में, रीजनिंग बाय एनालॉजी लीड्स टू, रीजनिंग बाय एनालॉजी लीड करता है, वो ले जाता है किसमें, ए ऑप्शन सर्टेनिटी पे ले जाते हैं, बी ऑप्शन कहते हैं डेफिनिट कंक्लूजन की तरफ ले जाते हैं, और सी ऑप्शन कहते हैं प्रिडिक्टिव कंजेक्चर की तरफ ले जाते हैं, और डी में क्या है श्योरिटी की तरफ ले जाते हैं। रीजनिंग बाय एनालॉजी की द्वारा जो रीजनिंग है ये किस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ जो फ्रेंड्स यहाँ आंसर बनेगा प्रिडिक्टिव कंजक्चर की तरफ ले जाते हैं, रीजनिंग ऑफ एनालॉजी प्रिडिक्टिव कंजक्चर की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो 18 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। नीचे दी गई हुई जो स्टेटमेंट्स है यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट्स फॉल्स है, चूज द कोड गिवन बिलो, जो कोड दी गई है यहाँ से कोड को फाइंड आउट करना है, फॉल्स कोड को फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं क्या, ए ऑप्शन नंबर 1 में है इंडक्टिव आर्गुमेंट्स ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम द पर्टिकुलर टू जनरल। जो इंडक्टिव आर्गुमेंट है ये ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, इंडक्टिव जो आर्गुमेंट। ठीक है, जो इंडक्टिव आर्गुमेंट ये प्रोसीड्स फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ देखिए इंडक्टिव आर्गुमेंट जो है यहाँ इसके बारे में ये जो बात की गई है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडक्टिव जो आर्गुमेंट की प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, यहाँ कुछ चीजें हम समझते हैं, इन चीज को पर डिपेंड करके जनरल कंक्लूजन में हम जाते हैं। सो यहाँ क्या होता है, हम पार्टिकुलर टू जनरल में जाते हैं। सपोज हम मान लीजिए ना एग्जाम्पल के तौर पे राम इज ए मैन, राम इज मॉर्टल।
सो यहाँ से अगर हम एनालाइज करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं, ऑल मीन इज मॉडल दैट इज इंडक्टिव आर्गुमेंट होगा। यहाँ टू ऑप्शन में देखिए, ए cogent argument must be inductively strong। यहाँ एक cogent argument must be inductively strong कहते हैं फ्रेंड्स। ये जो ऑप्शन है ना, ये सही नहीं लग रहा है, ये जो ऑप्शन ये सही नहीं लग रहा है। और सी थ्री ऑप्शन में क्या है, ए वैलिड आर्गुमेंट may have a false premises or a false conclusion। जो वैलिड आर्गुमेंट है फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं, जो वैलिड आर्गुमेंट, इसमें जो क्या है प्रेमिसेस होते हैं, ये फॉल्स भी हो सकता है और इसका कंक्लूजन भी फॉल्स हो सकता है। वैलिडिटी क्या है फ्रेंड्स, इसका जो फॉर्म है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। सो ये जो बात है नंबर 3 कहते हैं, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट जो है, एन आर्गुमेंट में लिजिटिमेटली बी स्पोकन एज ए ऑफ एज ट्रू और फॉल्स। एक आर्गुमेंट लिजिटिमेटली हम उसे ट्रू और फॉल्स कह सकते हैं। ये भी फ्रेंड्स सही नहीं है, हम लिजिटिमेटली किसी आर्गुमेंट को ट्रू और फॉल्स नहीं कह सकते हैं। सो यहाँ से जो है 1 और 3 सही है, 2 और 4 फॉल्स है। सो हमारी जो आंसर है फ्रेंड्स, यहाँ क्या है, आंसर होगा 2 एंड 4 जो है ये आंसर होगा। 2 एंड 4 होगा आंसर। 2 एंड 4 सही आंसर फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो मैथ्स की जो क्वेश्चन इसे छोड़ देते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में सिर्फ मैथ के लिए रखेंगे, उसमें हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यहां से हम शुरू करते हैं, फिर 25 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। टीसीपी oblique IP is necessary if one is to connect to the TCP necessary है किसके लिए? ऑप्शन ए में क्या है, फोन लाइंस के लिए कहते हैं, और लैन क्या है, लान के लिए, और सी ऑप्शन में क्या है, इंटरनेट के लिए, और डी ऑप्शन ए सर्वर के लिए। यहाँ क्या सही होगा? तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आईपी जो है, आईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, और टीसीपी और आईपी जो है ये नेसेसरी इफ वन इज कनेक्ट टू द इंटरनेट। हम अगर इंटरनेट में कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे क्या है, टीसीपी और आईपी ये नेसेसरी होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर में। इस character on the keyboard of computer has an ASCII value which stand for। यहाँ ASCII value का ASCII का फुल फॉर्म क्या है, ये फाइंड आउट करना है। इसमें पहला ऑप्शन है क्या, अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बी ऑप्शन में अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और सी ऑप्शन में क्या है, अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और डी में क्या है, एडेप्टेबल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज। तो फ्रेंड्स यहाँ जो सही आंसर है, यहाँ सही आंसर होगा बी नंबर। बी में क्या है देखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो ASCII का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है दोस्तों, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्राम लैंग्वेज। यहाँ 4 ऑप्शन दी गई है, यहाँ एक प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं है और बाकी 3 प्रोग्राम लैंग्वेज है। तो कौन सा प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं है, कौन सा ऑप्शन प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं है?
यहाँ देखिए पास्कल जो है फ्रेंड्स, पास्कल जो है ये प्रोग्राम लैंग्वेज है, पास्कल प्रोग्राम लैंग्वेज है, ये प्रोग्राम लैंग्वेज है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है फ्रेंड्स ये प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं है। जावा ये भी एक प्रोग्राम लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी एक प्रोग्राम लैंग्वेज है। सो फ्रेंड्स क्या निकल के आया, पास्कल, जावा और सी प्लस प्लस जो है ये प्रोग्राम लैंग्वेज है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। 28 ये भी क्या है, कंप्यूटर्स के साथ जुड़े हुए हैं। 28 नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ बीट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी 3 डिजिट डेसिमल नंबर इज इक्वल टू, जो बीट्स होते हैं ये किसका समान है। देखिए पहला ऑप्शन में क्या है, 3 दी गई है, बी ऑप्शन में 5 और सी ऑप्शन में 8, डी ऑप्शन में 10 है। यहाँ देखिए मिनिमम नंबर ऑफ बीट रिक्वायर्ड टू स्टोर एंड एनी 3 डेसिमल नंबर इज इक्वल टू, फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा आंसर, यहाँ आंसर होगा डी, इज इक्वल 10। मिनिमम नंबर ऑफ बीट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी 3 डिजिट डेसिमल नंबर इज इक्वल टू 10 फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट नंबर 29 नंबर पे। यहाँ इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑप्शन में, बी ऑप्शन में कंपाइलर, सी ऑप्शन में ब्राउजर रखा गया है, डी ऑप्शन में आईपी एड्रेस की बात करते हैं। सो यहाँ क्या होगा आंसर फ्रेंड्स, देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये एक क्या है दोस्तों, ये एक ब्राउजर है फ्रेंड्स, याद रखना इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ ब्राउजर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए, POP3 and IMAP are email accounts in which, POP3 IMAP are email account in which, ये जो है ईमेल अकाउंट ये किसके साथ जुड़ी हुई है, इसे फाइंड आउट करना। ए ऑप्शन में क्या है, वन ऑटोमेटिकली गेट्स इज मेल एवरी डे, जो ये है ईमेल अकाउंट, ये ऑटोमेटिक एवरीडे उनकी जो ईमेल मिलते हैं। बी ऑप्शन में है वन हैज टू बी कनेक्ट टू द सर्वर टू रीड और राइट वंस मेल, तो बी ऑप्शन कहते हैं क्या है, किसी एक को ईमेल रीड करना और ईमेल लिखने के लिए, राइट करने के लिए क्या है, POP3 और IMAP अकाउंट्स होना जरूरी है। और सी क्या कहते हैं, सी कहते हैं one only has to be connected to the server to send and receive email, किसी एक को क्या है ईमेल करने के लिए सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहिए एंड रिसीव ईमेल, वो रिसीव कर सकते हैं। डी ऑप्शन कहते हैं वन डजंट नीड एनी टेलीफोन लाइन, डी ऑप्शन कहते हैं POP3 IMAP ईमेल अकाउंट के लिए टेलीफोन लाइन की कोई जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स यहाँ देखिए POP3 and IMAP are email accounts in, ये सही आंसर है फ्रेंड्स। यहाँ देखिए वन ओनली हैज टू कनेक्ट टू द सर्वर, किसी को सर्वर के साथ कनेक्ट करना चाहिए, एंड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, ये सही आंसर है इसमें। अब बात करते हैं 31 नंबर जो है, इरिटेशन इन आईज is caused by the pollutants, किससे पोल्यूटेंट्स के कारण से इरिटेशन, आंखों में इरिटेशन होते हैं। ए ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, बी ऑप्शन में ओजोन की बात करते हैं, सी ऑप्शन पैन की बात करते हैं, और डी ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं। तो जो फ्रेंड्स देखिए आंखों में जो इरिटेशन होता है ये किसके लिए होता है, ये पैन के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पैन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 32 नंबर,
which is the source of क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की सोर्स क्या है? ए ऑप्शन में थर्मल पावर प्लांट्स की बात करते हैं, बी ऑप्शन ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं, सी ऑप्शन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जो है which is the source of chlorofluorocarbon? So क्लोरोफ्लोरोकार्बन की सोर्स क्या है? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की सोर्स होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33, which of the following is not a renewable source of energy? यहाँ पुनर्नवीन योग्य जो एनर्जी सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, ये कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है? यहाँ 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स नहीं है, इसे फाइंड आउट करना। तो यहाँ देखिए क्लीन एयर जो है ये क्या है? रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स है। और फर्टाइल सोइल भी है, फर्टाइल सोइल भी है और फ्रेश वाटर भी है। लेकिन जो यहाँ सॉल्ट देखिए इज नॉट ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, इसे हम रिन्यूएल नहीं कर सकते, इज नॉट ए रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, इसे हम रिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन क्लीन एयर, फर्टाइल सोइल और फ्रेश वाटर को हम रिन्यूएबल रिसोर्स के तौर पे रख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, which of the following parameters is not used as a pollution indicator in water? वाटर की, पानी की जो पोल्यूशन है इससे जो फाइंड आउट करते हैं, इसमें कुछ इंडिकेटर्स लगाई जाती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, यहाँ से कौन सा इंडिकेटर को नहीं लगाया जाता है? यानी पोल्यूशन इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर से, पोल्यूशन इंडिकेटर से यहाँ क्या क्या आते हैं? पहला ऑप्शन जो है टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स, तो जो वाटर में कितना सॉलिड डिसॉल्व था ये निकालना पड़ता है। बी में क्या है? कोलिफॉर्म काउंट की जाती है। और सी ऑप्शन में क्या है? डिसॉल्व ऑक्सीजन, पानी के अंदर कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व है इसे फाइंड आउट करता है। और डी ऑप्शन जो डेंसिटी की बात करते हैं, कितना डेंसिटी है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो डी ऑप्शन दी गई है ये कोई पैरामीटर नहीं है, कितना डेंसिटी है ये कोई पैरामीटर नहीं है। लेकिन टोटल डिसॉल्व सॉलिड जो है ये पैरामीटर है जो वाटर पोल्यूशन के लिए। और कोलिफॉर्म काउंट ये भी पैरामीटर है, डिसॉल्व ऑक्सीजन ये भी पैरामीटर के तौर पे यूज की जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर की, एसएनपी वेव आर एसोसिएटेड विद। एसएनपी वेव फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा, एसएनपी वेव जो है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? यहाँ क्वेश्चन की गई है ऑप्शन और फ्लड्स के साथ जुड़े हुए कहते हैं, बी ऑप्शन में विंड एनर्जी की बात करते हैं, सी ऑप्शन अर्थक्वेक की बात करते हैं और डी ऑप्शन टाइडल एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ एक्चुअली फ्रेंड्स देखिए जो एसएनपी जो है फ्रेंड्स ये अर्थक्वेक के साथ जुड़े हुए होते हैं। एसएनपी वेव जो है ये अर्थक्वेक के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स 36 जो एक मैचिंग टाइप की क्वेश्चन है, या लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 को जोड़ना है। तो देखते हैं पहला लिस्ट 1 ओजोन होल की बात करते हैं। ओजोन होल 2 पॉइंट्स में क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में नेचुरल हैजार्ड्स की बात करते हैं। 4 नंबर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होते हैं। और लिस्ट 2 में क्या है? देखिए सुनामी होते हैं पहले ऑप्शन में, बी ऑप्शन में होते हैं यूवी रेडिएशंस, सी में मीथेन की बात आते हैं और डी में इको सेंट्रिज्म की बात होती है। तो फ्रेंड्स आगे किसके साथ किसके जुड़े बनेगी, ये है इम्पोर्टेंट बात।
तो देखिए फ्रेंड्स, ओजोन होल की जब हम बात करते हैं, ओजोन होल जो है ये यूवी रेडिएशन के साथ जुड़े हुए रहते हैं। यूवी होल और जो ओजोन होल है ये यूवी रेडिएशन के साथ जुड़े रहते हैं। और जब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है फ्रेंड्स, ये मीथेन के साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट की रिलेशन है। और नेचुरल हैजार्ड की अगर हम बात करते हैं, नेचुरल हैजार्ड क्या है, ये एक सुनामी को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि सुनामी जो होते हैं ये आर्टिफिशियल नहीं होते, ये नेचुरल हैजार्ड्स में आ जाते हैं। और नंबर 4 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इको सेंट्रिज्म। ठीक है, इको सेंट्रिज्म की बात करें। सो आंसर क्या बना दोस्तों, देखिए यहाँ जो आंसर है, आंसर ऑप्शन इसमें, हाँ इसमें जो है आंसर ऑप्शन है, आंसर ऑप्शन ए जो है ये आंसर ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इज लोकेटेड एट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज या कहाँ पे है। ये पहला ऑप्शन में क्या है, धर्मशाला की बात करते हैं, बी ऑप्शन में शिमला की बात करते हैं, और सी ऑप्शन जो है ये सलोन की बात करते हैं, डी ऑप्शन चंडीगढ़ की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इज लोकेटेड एट, फ्रेंड्स यहाँ आंसर क्या होगा, या शिमला जो है ये सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पे। देखिए, indicate the number of regional offices of National Council of Teacher Education। टीचर एजुकेशन की जो रीजनल काउंसिल होता है फ्रेंड्स, इसका कितना रीजनल ऑफिसेस है, इसे फाइंड आउट करना। यहाँ पहले ऑप्शन में क्या है, 4 ऑफिस की बात करते हैं, बी ऑप्शन में 5 ऑफिस, सी ऑप्शन में 6 ऑफिस, और 8 ऑप्शन 6, डी ऑप्शन में 8 ऑफिस की बात की जाती है। तो असल में कितना ऑफिसेस है, एक्चुअली यहाँ 4 ऑफिसेस है, 4 ऑफिसेस है फ्रेंड्स, ये जो है 04 ये सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following right was considered the heart and soul of the Indian Constitution by Dr. B.R. Ambedkar? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस राइट को कॉन्स्टिट्यूशन की हार्ट एंड सोल या कहा है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन के तौर पे ए में है फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, और बी ऑप्शन राइट टू इक्वलिटी की बात है, सी ऑप्शन में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात होती है, डी ऑप्शन में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात होती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ये जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन ये बनेगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हु अमंग द फॉलोइंग created the office of the district collector in India? Who among the following created the office of the district collector in India? district collector की जो ऑफिस है ये पहले किसने बनाया। ठीक है, ए ऑप्शन में क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करते हैं, बी ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स की बात करते हैं, सी ऑप्शन में द रॉयल कमीशन ऑन सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, और डी ऑप्शन सर चार्ल्स मेटकाल्फ की बात करते हैं। सो यहाँ फ्रेंड्स क्या सही आंसर होगा, यहाँ अब देखिए दोस्तों, यहाँ सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या है, पहला इंडिया में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात की है, इंट्रोड्यूस की है। और अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन इंक्लूड, जो फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं, राइट एंजॉय करने के लिए कुछ ड्यूटीज को निभानी पड़ते हैं इंडियन सिटीजन्स को। यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन में जो फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं, इसमें क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं।
इसमें से 4 में से कितना फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स के लिए है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पहला जो है रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथेम। यहाँ जो बात की है ये सही है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ए सिटीजन में आ जाता है। क्या है? रेस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए, नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना चाहिए और नेशनल एंथम को भी क्या है? रेस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरे जो पॉइंट है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ये हमारे ड्यूटीज में आ जाते हैं। साइंटिफिक टेम्पर हमारे पीपल्स के बीच में इसे ग्रो कराना है, इसे डेवलप कराना है। और बात करते हैं जो है रेस्पेक्ट ऑफ फॉर द गवर्नमेंट, रेस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट, ये दोस्तों ये सही आंसर नहीं होगा। गवर्नमेंट के लिए हर लोगों को रेस्पेक्ट करना ये जरूरी नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट है ये किसी पार्टी के द्वारा गवर्नमेंट को चुनी जाती है। सब लोग इंडिया के जो लोग हैं, जो देश के लोग हैं, ये सब एक पार्टी से नहीं गुजरते, इसलिए रेस्पेक्ट फॉर द गवर्नमेंट ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है। सो ये नहीं होगा इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में। और फोर जो ऑप्शन है फ्रेंड्स, देखिए फोर ऑप्शन क्या कहते हैं, द टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, ये भी फ्रेंड्स हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में आ जाते हैं। अगर हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं करते तो हमारी जो वाइल्ड लाइफ ये एक दिन वेनिश हो सकता है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओथ, भारत की राष्ट्रपति की जो ओथ होते हैं वो और शपथ जो होते हैं, ये इसके साथ जुड़े हुए ऑप्शन से देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से क्या सही होता है। यहाँ पहला जो ऑप्शन है टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी सार्वभौमत्व और इंटीग्रिटी एकता की बात आती है उसमें। और बी ऑप्शन कहते हैं क्या to bear truth, faith and allegiance to the Constitution of India, ये बातें आते हैं। और सी ऑप्शन में टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ द कंट्री, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ऑफ द कंट्री यानी इस देश का जो लॉज है इसे अपहोल्ड करने की ओथ ली जाती है। और डी ऑप्शन का कहते हैं कि to preserve, protect and defend the constitution and the laws of the country। तो फ्रेंड्स देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जो बात है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक ओथ्स टू, ये जो है ये एकदम ऐसे ही है, द टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज ऑफ द कंट्री, ये सही आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे 43 नंबर क्वेश्चन, यहाँ देखिए इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच ए विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट along with normal student, what type of treatment would you like to give him in the class? ये क्वेश्चन कहता है क्या फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसा अवसर मिले कि आप विजुअली चैलेंज्ड जो आंखों की प्रॉब्लम है ऐसे बच्चों को आप दूसरे अच्छे बच्चे के साथ जिनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसा बच्चे के साथ अगर पढ़ाने हो तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या है, नॉट गिवन एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज मेजोरिटी में सफर, तो यहाँ ये ऑप्शन कहते हैं मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा अटेंशन जो आँख की प्रॉब्लम है वो बच्चों को मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इसके द्वारा दूसरे जो अच्छे बच्चे हैं, मेजोरिटी जो बच्चे हैं, इनकी लाभ नहीं होगा, उसके उनकी प्रॉब्लम हो सकता है।
और बी ऑप्शन कहते हैं टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम। जो बच्चे आर्थिक प्रॉब्लम है उसके साथ सिंपैथेटिक, उसके साथ नम्र जो बिहेवियर है ये हम करेंगे, उसके साथ सिंपैथाइज जो बिहेवियर वो हम बिहेव करेंगे। और सी ऑप्शन कहते हैं यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इज his destiny and hence you cannot do anything। और इसी ऑप्शन कहते हैं आप ऐसे मान लेते हैं कि ब्लाइंडनेस इसका डेस्टिनी है, ब्लाइंडनेस होने के कारण वो आगे नहीं जा सकते हैं, सोच के आप उसके बारे में सोचना छोड़ दोगे। और डी ऑप्शन कहते हैं अरेंज ए सीट इन द फ्रंट रोज and try to teach at a pace convenient to him, pace convenient to him। तो क्या है, डी ऑप्शन कहते हैं आप उस जो प्रॉब्लम वाले जो बच्चे है उसको सामने सीट में बैठाओगे और उसके साथ कन्वीनियंट, उसके सुविधा के अनुसार आप उसके साथ इंटरेक्ट करोगे। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ जो है सबसे सही आंसर होगा फ्रेंड्स ये जो डी ऑप्शन वाले अरेंज ए सीट इन द फ्रंट रो और एंड ट्राई टू टीच एट ए पेस कन्वीनियंट टू हिम। तो उसको सामने लेके आना चाहिए और उसकी हिसाब से उसको वो जैसे समझ सके ऐसे तो उसके साथ कन्वीनियंट बिहेव करना है, वो सीख सके। ठीक है दोस्तों, चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 44 नंबर की है। Which of the following is not a characteristic of good achievement test। यहाँ अचीवमेंट टेस्ट की कुछ क्वेश्चन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है, इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स अचीवमेंट टेस्ट की नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन में क्या है, रिलायबिलिटी की बात करते हैं, दूसरे ऑप्शन में ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं और ऑप्शन सी में क्या है, एम्बिग्विटी की बात करते हैं, डी ऑप्शन वैलिडिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर कौन सा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो एम्बिग्विटी की बात की गई है ये इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड अचीवमेंट। एम्बिग्विटी जो है ये अचीवमेंट की कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है। सो यहाँ अचीवमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा है जो सही है ये क्या है, देखिए पहला है रिलायबिलिटी, ये कैरेक्टर है गुड अचीवमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑब्जेक्टिविटी जो है और वैलिडिटी, ये तीन है क्या गुड अचीवमेंट टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट की। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू ए प्रोजेक्टेड एड। प्रोजेक्टेड एड में क्या नहीं आते हैं। यहाँ ए ऑप्शन में ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात करते हैं, बी ऑप्शन ब्लैक बोर्ड की बात आते हैं, सी ऑप्शन में ईपीडायास्कोप की बात आते हैं, डी ऑप्शन क्या है स्लाइड प्रोजेक्टर की बात आते हैं। कौन सा चीज जो है प्रोजेक्ट 8 के तौर पे हम यूज नहीं करते हैं, प्रोजेक्ट 8 के तौर पे कौन सा चीज को हम यूज नहीं करते हैं प्रोजेक्टेड एड के तौर पे। यहाँ देखिए हम जो ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे हैं दोस्तों ये नहीं आएगा। सो यहाँ क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं जो बिलोंग टू प्रोजेक्टेड एड के तौर पे हम प्रोजेक्टेड एड के तौर पे हम ओवरहेड प्रोजेक्टर को यूज करते हैं, दूसरे जो ईपीडायास्कोप को यूज करते हैं और स्लाइड प्रोजेक्टर को हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर पे। फॉर ए टीचर, एक टीचर के लिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग would be correct or wrong on the correct for writing on blackboard। ब्लैकबोर्ड में लिखने के लिए which of the following method would be correct for writing on blackboard। ब्लैकबोर्ड में लिखने के लिए कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका सही है ब्लैकबोर्ड में लिखने के लिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, राइटिंग फास्ट एंड एज क्लियरली एज पॉसिबल।
यह है स्पीड से लिखना चाहिए और जितना अच्छा है, जितना क्लियरिटी दे सके इतना क्लियरिटी देना है। बी ऑप्शन कहते हैं राइटिंग द मैटर फास्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट टू रीड इट। दूसरे जो ऑप्शन है ये कहता है कि टीचर को फास्ट लिखना चाहिए। पहला, यह फास्ट मीन्स पहला लिखना चाहिए और स्टूडेंट को बोलना क्या है, आप ये पढ़ सकते हो, आप पढ़ो, ऐसे कहना। और सी ऑप्शन कहते हैं आस्किंग ए क्वेश्चन टू स्टूडेंट एंड देन राइटिंग द आंसर एज स्टेटेड बाय देम। तो यहाँ जो सी ऑप्शन कहते हैं पहला स्टूडेंट को क्वेश्चन करना चाहिए, उस क्वेश्चन को जो आंसर मिलता है टीचर के लिए तो इसके आंसर को बोर्ड में लिखना। और डी ऑप्शन कहते हैं क्या, राइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियर एज पॉसिबल। जो पॉइंट्स है फ्रेंड्स क्लास में पढ़ाते हुए जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है, सिर्फ उन पॉइंट को बहुत ही क्लियरली बोर्ड में लिखना चाहिए। सो फ्रेंड्स यहाँ जो आंसर बनते हैं ये बहुत कॉमन आंसर है, राइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल, ये सही आंसर निकल के आया फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कुछ 47 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ देखिए, ए टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और शी, एक टीचर सक्सेसफुल को कहते हैं। इसके जो यहाँ 4 पॉइंट दी गई है, यहाँ से एक पॉइंट चूज करना जो सक्सेसफुल टीचर के कैरेक्टरिस्टिक से कब सक्सेस होती है। ये ऑप्शन कहते हैं क्या फ्रेंड्स, देखिए ये ऑप्शन कहते हैं हेल्प स्टूडेंट्स इन बिकमिंग बेटर सिटीजन। जो टीचर एक अपनी जो लर्नर्स को, अपने स्टूडेंट्स को बेटर सिटीजन बना सकते हैं वही अच्छा टीचर है। सेकंड जो ऑप्शन है इम्पार्ट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट, जो सब्जेक्ट नॉलेज स्टूडेंट को देते हैं ये बेस्ट टीचर होते हैं। सेक्शन कहते हैं प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, जो टीचर स्टूडेंट्स को अपनी एग्जाम पास करने के लिए सिखाते हैं यही सही टीचर है। और डी ऑप्शन कहते हैं प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, यही सक्सेसफुल टीचर होते हैं। जो टीचर अपनी जो सब्जेक्ट मैटर है अपने लर्नर्स के सामने बहुत ही अच्छा से अच्छा तरीके से रख सकता है, वही सही और सक्सेसफुल टीचर होता है। सो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से यहाँ जो आंसर है ए टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही और शी प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ये सही आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नंबर 48 पे। 48 नंबर पे डायनामिक अप्रोच, डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स, टीचिंग में डायनामिक अप्रोच का क्या मीनिंग है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव। जो टीचिंग है ये जरूर फोर्सफुल और इफेक्टिव होना चाहिए। और दूसरे जो ऑप्शन है टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक, टीचर को क्या है एनर्जेटिक होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए। और तीसरे जो ऑप्शन है इसमें रखा क्या है, द टॉपिक ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनामिक, जो टीचर पढ़ाएगा उस टॉपिक क्या है शुड नॉट बी स्टैटिक, ये कोई स्टैटिक नहीं होना चाहिए, इसे चेंजेबल होना चाहिए और ये क्या है डायनामिक होना चाहिए। और डी ऑप्शन कहते हैं द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज, स्टूडेंट को क्या है अपनी खुद एक्टिविटी से जुड़ना चाहिए, एक्टिविटी के द्वारा लर्नर सीखना चाहिए। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए डायनामिक अप्रोच ऑफ टीचिंग मींस, डायनामिक अप्रोच किसे कहेंगे हम, द स्टूडेंट शुड बी एक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज के द्वारा जब लर्नर कुछ सीखते हैं तो हम इस टीचिंग प्रोसेस को हम क्या कहेंगे डायनामिक टीचिंग कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पे। द रिसर्च दैट एम्स एट इमीडिएट एप्लीकेशन इज, जो रिसर्च की जाती है जो इमीडिएट एप्लीकेशन के लिए, इमीडिएट इसके जो रिजल्ट निकल के आते हैं उसे हम यूज करने के लिए जिस टाइप की रिसर्च करते हैं इसे हम क्या कहते हैं।
पहला ऑप्शन है एक्सोन रिसर्च कहते हैं, दूसरा ऑप्शन बी में है एम्पिरिकल रिसर्च, सी ऑप्शन में क्या है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च की बात होती है, डी ऑप्शन में फंडामेंटल रिसर्च की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा एक्शन रिसर्च सही है, एक्शन रिसर्च इसके आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, और 50 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द टू वर्ड मोड सक्सेसिव footnotes refer to the same word which one of the following expression is used। जब दो से ज्यादा फुटनोट हम यूज करेंगे रेफर करने के लिए किसी भी एक वर्ड को, किसी भी एक रिसर्च पेपर को, तो फिर इसे कैसे यूज करना है। यहाँ कुछ दी गई है, ए नंबर में आईबीट की बात की गई है, बी नंबर ऑप्शन में क्या है et.al की बात की गई है, और सी ऑप्शन में op.cit कॉलन यूज की गई है, और डी ऑप्शन में pol.cit की यूज करने की बात की गई है। सो सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स यहाँ आईबीट यूज की जाती है, आईबीट ये सही आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 51 नंबर क्वेश्चन पे। 9-year-old and taller than 7 year. 9-year-olds are taller than 7-year-olds. This is an example of reference drawn from। ये जो reference है ये कहाँ से ली गई है? ए ऑप्शन कहते हैं वर्टिकल स्टडी से ये से ली गई है, और बी ऑप्शन कहते हैं क्रॉस सेक्शनल सेक्शनल स्टडी से ली गई है, और सी ऑप्शन कहते हैं टाइम सीरीज स्टडी से ली गई है, और डी ऑप्शन कहते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी से ली गई है। सो फ्रेंड्स यहाँ सही आंसर होगा क्या, बी आंसर होगा क्रॉस सेक्शनल स्टडीज से ये जो एग्जांपल इसे उठाया गया है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज क्या है, 9-year-old are taller than 7-year-old, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए रेफरेंस ड्रॉन फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर पे। कॉन्फ्रेंसेस आर मेंट फॉर, क्यों कॉन्फ्रेंस की जाती है, कॉन्फ्रेंस करने का क्या कॉज है। यहाँ ए ऑप्शन में क्या कहते हैं मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स, मेन फॉर मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स के लिए कॉन्फ्रेंस की जाती है, बी ऑप्शन कहते हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए, और सी ऑप्शन कहते हैं शोकेस इन न्यू रिसर्च जो होते हैं उसे शोकेस करने के लिए, उसे दिखाने के लिए, और बी डी ऑप्शन कहते हैं ऑल द अबव। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ जो आंसर होगा फ्रेंड्स, जो कॉन्फ्रेंस होते हैं फ्रेंड्स ये मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स के लिए की जाती है। कॉन्फ्रेंस मल्टीपल टारगेट ग्रुप्स के लिए, ग्रुप डिस्कशन करने के लिए, और शोकेजिंग न्यू रिसर्च को शोकेज करने के लिए, न्यू रिसर्च को दिखाने के लिए ये की जाती है। सो क्या है, ये सब सही हुआ तो आंसर क्या होगा डी ऑल द अबव। कॉन्फ्रेंस इन सब के लिए की जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर की। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मींस, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च किसे कहते हैं। ए ऑप्शन में कहते हैं द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट, जब कुछ इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद में जो रिसर्च आते हैं इसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। और दूसरे जो ऑप्शन बी में है द रिसर्च इज कैरिड आउट पीरियड टू द इंसिडेंट, जो कुछ इंसिडेंट होने के पहले जो रिसर्च की जाती है उसे एक्सपोज फैक्टो रिसर्च कहते हैं। और सी ऑप्शन कहते हैं द रिसर्च इज कैरी आउट अलोंग विद हेल्पिंग ऑफ एन हैपनिंग ऑफ एन इंसिडेंट, जब पे कुछ इंसिडेंट होने लगता है होते हैं तब जो होने के टाइम में जब रिसर्च होते हैं इसे एक्सपोज फैक्टर रिसर्च कहते हैं। डी ऑप्शन कहते हैं द रिसर्च इज कैरिड आउट कीपिंग इन माइंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ एन इंसिडेंट, किसी भी इंसिडेंट की पॉसिबिलिटी को लेके, पॉसिबिलिटी को मान के चलते हैं जब रिसर्च होते हैं इससे हम एक्सपोज फैक्टर रिसर्च कहते हैं। सो यहाँ क्या सही आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ देखिए फ्रेंड्स जो सही आंसर ये है द रिसर्च इज कैरिड आउट आफ्टर द इंसिडेंट इज क्या है एक्सपो फैक्टो रिसर्च। ठीक है, तो कुछ ऐसे
इंसिडेंट होने के बाद जो रिसर्च की जाती है इसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड। रिसर्च एथिक्स में क्या नहीं रहते थे, क्या नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन में क्या है, ऑनेस्टी की बात करते हैं, दूसरा सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं, सी में इंटीग्रिटी की बात करते हैं और डी में क्या है, ऑब्जेक्टिविटी की बात आते हैं। सो यहाँ क्या नहीं रहते हैं, रिसर्च एथिक्स डू नॉट इंक्लूड। रिसर्च एथिक्स में क्या नहीं रहते हैं, यहाँ देखिए रिसर्च एथिक्स में सब्जेक्टिविटी नहीं रहते, रिसर्च एथिक्स में सब्जेक्टिविटी नहीं रहते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जो सब्जेक्टिविटी की बात की जाती है, ये क्या सब्जेक्टिविटी है फ्रेंड्स, रिसर्च एथिक्स की सब्जेक्टिविटी मीन्स ये है फ्रेंड्स, देखिए रिसर्च एथिक्स जो है ना फ्रेंड्स, ये सब के लिए एक जैसा ही होगा, अलग अलग रिसर्चर के लिए और अलग अलग रिसर्च स्कॉलर्स के लिए अलग अलग जो एथिक्स नहीं होगा, सबके लिए जो एथिकल है ये सबके लिए एथिकल, जो अनएथिकल है ये सबके लिए अनएथिकल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जो है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, कंप्रीहेंशन से। मैंने पहला भी कहा कंप्रीहेंशन के लिए हम अलग से क्लास रखेंगे, वहां सिर्फ कंप्रीहेंशन की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज जो क्लास रहा है फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 2012 से उठाया है मैंने जून सेशन का। यहाँ से फ्रेंड्स जो क्वेश्चन बन सकता है, सो इसे फिर भी देखना तो बहुत अच्छा होगा। और आपकी क्या जरूरत है यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने के लिए, बेटर समझने के लिए आपको क्या जरूरत है, ये प्लीज कमेंट करना। मेरे को आपके हिसाब से अनुसार मैं जो नेक्स्ट क्लास है वो जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।